आज तो हम लोग बात कर रहे थे तुर्किश कबाब के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि एक ट्रेडिशनल हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स है जिसको हम हमाम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो इसमें भी मॉइस्ट हीट लिया जाता है बान्या बाथ की तरह, या फिर कह सकते हैं रसियन बाथ की तरह। लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता था, हाई रहता था। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे मेनली क्या होता था, इसमें जो टम्परेचर रहता था रसियन बाथ में, वहाँ पे हाई रहता था अप्रॉक्स 70 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, उसकी अपेक्षा टम्परेचर कम रहता, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक टम्परेचर ही लिया जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी भी यहाँ कितनी रहती है, 80 to 100% तक ह्यूमिडिटी हो सकती है। ठीक है, अगर पर्पज़ की बात की जाए तो मैंने बताया था इसका पर्पज़ मेनली रिलैक्सेशन हो गया, बॉडी क्लीनिंग या फिर थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुके थे। ठीक है, जिससे कि अगर हम इसको देते हैं तो बॉडी रिलैक्स होगी, स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर रसियन बाथ की तरह ही सिमिलर है, लेकिन बस टेम्परेचर वहाँ पे क्या रहता, हाई रहता था, यहाँ पे कम रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे। ठीक है, तो यहाँ भी वार्म ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट रहेगा, बॉडी क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे और मसाज या फिर स्क्रबिंग लाइक रिलैक्सेशन यहाँ पे दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा किसका कॉम्बिनेशन होता है, हाइड्रोथेरेपी प्लस थर्मोथेरेपी प्लस क्लीनिंग टेक्निक्स का, तीनों का यूज़ करके कह सकते हैं यहाँ पे थेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो ये तीनों थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी क्या करता है, वहाँ पे स्टीम और वाटर का यूज़ करते हैं। थर्मोथेरेपी में जो वहाँ पे हीट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालती है। और क्लीनिंग के लिए वहाँ पे मसाज या फिर सॉफ्ट फार्म और स्क्रबिंग की जाती है, जिसके थ्रू वहाँ पे स्किन को क्लीन किया जाता है। तो ये तीनों का कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रहता है इस थेरेपी में। तो हमारी जो फिजिकल हो गया, मेंटल और स्किन हेल्थ के लिए ये बेस्ट रहता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस पे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ तुर्किश बाथ के कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ ट्रेडिशनल तुर्किश हमाम हैज़ 3 मेन रूम्स अरेंज्ड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। तो मेनली इसमें भी क्या रहेगी, तुर्किश बाथ में भी मेनली 3 रूम्स रहते हैं कोल्ड हॉट के रूप में। ठीक है, और पहला रूम मैंने बताया था, वहाँ पे क्या करते हैं, चेंजिंग रूम जिसको कहते हो। ठीक है, 3 तरह के रूम रहेंगे वहाँ पे, कोल्ड वार्म रूम रहेगा और फिर लास्ट में क्या रहेगा, हॉट रूम रहेगा। ठीक है, 3 तरह के रूम्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रेजुअली टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, जिससे क्या हो सके, वहाँ पे पेशेंट जो है वो हीट को अडाप्ट कर सके। इसलिए जो पहला रूम होता है उसमें टेम्परेचर को ग्रेजुअली धीरे धीरे वहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, और वहाँ पे इससे क्या होगा, जब सेफ वहाँ पे हीट एडाप्टेशन होगा तो वहाँ पे थेरेपेटिक इफेक्ट भी मिलेगा। अगर सडन एक्सपोजर उसको हम डायरेक्ट हार्ट रूम में ले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे उसका कह सकते हैं वहाँ पे और ज़्यादा उस एक्सपोजर लगने से शॉक जैसी कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिगेडियम रूम के बारे में। ठीक है, जिसको हम एंट्री रूम भी कहते हैं, एंट्री रूम कह सकते हैं इसको। तो ये पहला रूम रहता है, यहाँ पे पर्सन को क्या करेगा, इंटर करेगा पहले रूम में। तो फ्रिगेडियम में होता क्या है, मेनली यहाँ पे बाहर के एनवायरनमेंट की अपेक्षा हल्का रूम क्या रहेगा, कूल रहेगा। ठीक है, कह सकते हैं एक वही 25 या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, जिससे क्या हो सकता है, बाहर की अपेक्षा, एनवायरनमेंट की अपेक्षा वो रूम थोड़ा सा ठंडा रहेगा। ठीक है, एक कह सकते हैं जिससे क्या हो सके, वहाँ पे रिलैक्स कर सके। तो एंट्री रूम इसको कह सकते हैं, जिसमें बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे बाथ इन्वायरमेंट के लिए वहाँ पे प्रिपेयर होती है। ठीक है, यूज्ड फॉर अनड्रेसिंग एंड प्रेपरेशन। तो मैंने बताया इस रूम का यूज केवल क्या करते हैं, क्लॉथ चेंज करने के लिए हो गया, ट्रीटमेंट के प्रिपरेशन के लिए इसको करते हैं। ठीक है, पेशेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, क्लॉथ चेंज कर सकता है, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे हैं, ऑर्नामेंट है, उनको हटा सकता है। ठीक है, और वहाँ पे जो मेंटली और फिजिकली क्या कर सकता है, अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए तैयार कर सकता है, रिलैक्स वहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो पेशेंट को क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड होती है इसमें। ठीक है, इसलिए पेशेंट को क्या करेंगे, वहाँ पे हाइड्रेट करेंगे, कंफर्टेबल बनाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे हीट थेरेपी के लिए कह सकते हैं उसको अडाप्टेबल बनाएंगे। ठीक है, अलाउ द बॉडी टू अडाप्ट फ्रॉम आउटसाइड टेम्परेचर, जिससे क्या हो सके, यहाँ पे जो रूम बॉडी को क्या कर सकते हैं, आउटसाइड टेम्परेचर से वहाँ पे धीरे धीरे अडाप्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें।
ठीक, क्योंकि वहाँ पे अगर पर्सन सीधे मैंने बताया अगर वहाँ पे हार्ट रूम में जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सडन वहाँ पे उसको टेम्परेचर के कारण वहाँ पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी प्लस टेम्परेचर दोनों चीज़ें रहती हैं, इस कारण से उसको सडन वेसोडाइलेशन हो सकता है, डिजीनेस जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है और हार्ट पे भी स्ट्रेस पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो फ्रेगेरियम रूम रहता है वहाँ पे कुछ मिनट के लिए पेशेंट को वहाँ पे रुकने के लिए बोला जाता है, जिससे क्या हो, जो बॉडी का जो टेम्परेचर हो, वार्म इन्वायरमेंट हो, उसके लिए उसको प्रिपेयर कर सके और वहाँ पे जो सर्कुलेशन है उसको स्टेबल कर सके। ठीक है, हीट टॉलरेंस कह सकते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो पर्सन होगा, पेशेंट होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली अडाप्ट करेगा एनवायरनमेंट को और वहाँ पे जो बाद में है जब वो हार्ट जाएगा हार्ट रूम में तो वहाँ पे जो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस जैसी कंडीशन है वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस रूम में का काम का यही रहता है, यहाँ पे केवल क्या करते हैं, उसको पेशेंट को तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरा है टेपिडेरियम रूम। टेपिडेरियम क्या होता है, मेनली यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकेंड रूम में क्या करेगा, अब यहाँ पे जब उसको टेपिडेरियम रूम में वहाँ पे वार्म रूम जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, ह्यूमिडिटी मैंने बताया 100% तक हो सकती है। ठीक है, तो जब उस रूम से फ्रेगेरियम रूम से निकलेगा उसके बाद पर्सन टेपिडेरियम रूम में आएगा, यहाँ पे हीट होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, हीट तो मैंने बताया 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी 100% रहती है, 80 to 100% हो सकती है, जिससे जो उसके पास पेशेंट की बॉडी है धीरे धीरे वहाँ पे वार्म होना शुरू कर देती है। ठीक है, अब जब वार्म होना शुरू कर देगी वहाँ पे तो क्योंकि वहाँ पे वेसोडाइलेशन होगा, वहाँ पे स्वेटिंग इंड्यूस्ड हो जाएगी। अब जब स्वेटिंग इंड्यूस्ड हो जाएगी तो वहाँ पे कह सकते हैं वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का कितना रहता है, तो टेम्परेचर मैंने बताया कितना रहेगा, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले टेम्परेचर अप्रॉक्स 35 to 40 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो बॉडी है वो टेम्परेचर को धीरे धीरे वहाँ पे अडाप्ट कर सके, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे और वहाँ पे वेसोडाइलेशन काज करेगी, मतलब ब्लड का फ्लो वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हार्ट रहेगा हार्ट पे भी वहाँ पे अचानक स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है वो कह सकते हैं सेफ़ रहता है, वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा और पेशेंट को भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ग्रेजुअल बॉडी वार्मिंग। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी होगी वो धीरे धीरे वार्म होना शुरू कर देगी, क्योंकि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे हीट है प्लस मॉइस्चर है, तो दोनों की ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, तो धीरे धीरे इससे टेम्परेचर वहाँ पे बॉडी के कह सकते हैं स्किन का टेम्परेचर बढ़ेगा, मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट कर देंगी और वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, स्वेटिंग भी इंड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेजुअल टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज करते हैं जिससे क्या हो, वहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो क्या कर सके, हीट को अडॉप्ट कर सके आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है रिलैक्सेशन बिफोर एंटरिंग द हार्टर चैम्बर। तो हार्ट रूम में जाने से पहले क्या करेंगे, पेशेंट को रिलैक्स करेंगे। तो इस रूम में क्या होगा, पर्सन वहाँ पे रिलैक्स कर सकता है, बॉडी हीट के अनुसार वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, मेंटल रिलैक्सेशन होगा। इसके बाद कह सकते हैं वहाँ पे पर्सन को बिना किसी कह सकते हैं प्रॉब्लम के वहाँ पे जो कार्डियरियम रूम होता है वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स्ड बॉडी हार्ट स्टीम को कह सकते हैं बेहतर तरीके से वहाँ पे अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट है कार्डियरियम रूम जिसको हमको हार्ट स्टीम रूम कहते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मेन थेरेप्यूटिक रूम इसको कहा जाता है। तो किस बात का, यहाँ पे स्टीम थेरेपी देंगे जिससे क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग इंड्यूस्ड होगी, मसाज देंगे, बॉडी को स्क्रबिंग किया जाता है क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो ये मेन थेरेप्यूटिक रूम कह सकते हैं यही रहता है। ठीक है, क्योंकि यही पे सबसे ज़्यादा थेरेप्यूटिक इफेक्ट रूम बॉडी पे पड़ता है और यहाँ का टेम्परेचर फिर इंक्रीज होकर कितना रहेगा, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये मॉडरेट हीट रहेगी पर जिससे क्या होगा, वहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, इंड्यूस्ड होगी और ब्लड सर्कुलेशन भी और ज़्यादा बढ़ेगा, मसल्स रिलैक्स होंगी। लेकिन मैंने बताया था रशियन बात की अपेक्षा यहाँ पे हीट क्या रहेगी, कम रहेगी, मॉडरेट हीट कह सकते हैं रहेगी। लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन क्या रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं जिससे वहाँ पे
जो होगा स्वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस्ड होगी। इसके अलावा ह्यूमिडिटी बात करें कितनी रहती है तो 80 to 100 डिग्री सेल्सियस 100%। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो स्किन क्या होगी, मॉइस्ट रहेगी, और वहाँ पे जो स्टीम होगी वो भी एयर वे को हाइड्रेट करेगी और वहाँ पे स्वेटिंग को इंड्यूस करेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग को इंड्यूस करेगी। तो हाई ह्यूमिडिटी से क्या होगा, वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होगी, स्किन की हाइड्रेशन बढ़ेगी और हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो भी हाइड्रेट होगा। ठीक है, लार्ज हीटेड मार्बल स्लैब्स कॉल्ड गोपेक टेस्ट। ठीक है, गोपेक ताशी नावेल स्टोन जिनको कहते हैं एट द सेंटर वेयर द पर्सन लाइज। तो देखो रूम के बीच में क्या होगा, जो हीटेड मार्बल्स होते हैं, स्लैब्स होते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम गोबेक टेस्टी कहते हैं, ताशी कहा जाता है, गोबेक ताशी कहते हैं या फिर नोबल स्टोन कहते हैं। इस पे जो स्टोन रहते हैं इसी पे क्या करते हैं, पर्सन को वहाँ पे लेटाया जाता है। तो जो मार्बल स्लैब रहेंगे इसके ये नीचे से क्या हो गया, हाइड्रेटेड होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो बॉडी को ये एक कह सकते हैं एक समान से वहाँ से वार्म जो होंगे उसको हीट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मसाज या स्क्रबिंग के लिए वहाँ पे सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कारण से वहाँ पे यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, जो हमारी डीप मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। नेक्स्ट है हॉट वाटर फाउंटेन एंड बेसिन्स आर प्रेजेंट फॉर बाथिंग, वॉशिंग एंड मसाज। तो रूम में ही क्या रहेंगे, हॉट वाटर फाउंटेन्स रहेंगे और बेसिन्स होंगे, जिनका यूज क्या करते हैं, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए या फिर मसाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मेनली उसको वहाँ पे कह सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म बाथ यूज कर सकते हैं, मसाज दे सकते हैं, केस स्क्रबिंग कर सकते हैं या फिर बॉडी रिंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो स्किन होगी स्किन को पूरी तरह से क्लीन करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे थेरेपी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या करेंगे, वार्म वाटर देंगे प्लस मसाज देंगे प्लस स्क्रबिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो बॉडी कह सकते हैं हमारी स्किन होगी वो क्लीन होगी, प्लस सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और वहाँ पे जो मसल्स होंगी वो रिलैक्स होंगी। ठीक है, अब ऑप्शनल एरिया की बात करते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल एरिया। तो ज़रूरी नहीं जो हम थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये एरिया हैं यही होनी चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन जो मॉडर्न तुर्की समाज है उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे एडिशनल फैसिलिटीज़ को भी हम यूज वहाँ पे ऐड किया गया है, जिससे क्या है जो थेरेपी को और ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्टिव बना सकें। जैसे कि सबसे पहले मसाज रूम, तो ये एक अलग कह सकते हैं चैम्बर रहता है, जहाँ पे स्टीम बाथ के बाद क्या करते हैं, थेराप्यूटिक उसको मसाज दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टीम बाथ के बाद जो मसल्स होंगी वो पहले से ही रिलैक्स होती हैं। तो मसाज रूम में जब हम उसको मसाज देंगे, अब हो सकता है चाहे चाहे फोम मसाज दें या फिर ऑयल मसाज दे सकते हैं, फुल बॉडी मसाज दे सकते हैं। ठीक है, वैसे फोम मसाज यहाँ पे दी जाती है, जो ट्रेडिशनल हमाम मसाज होती है वो दी जाती है। ठीक है, थेरेप्यूटिक मसाज भी दे सकते हैं। अब मसाज से क्या होगा, उसका जो वो पेशेंट रहेगा उसका बॉडी सर्कुलेशन और भी बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन उसका बढ़ेगा बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा जो मसल होंगी उसमें जो स्पैज़्म होगा वो भी रिड्यूस होगा, स्ट्रेस कम होगी उसकी, और बॉडी पूरी तरह से वहाँ पे रिलैक्स हो जाती है। इसीलिए तो मसाज इसीलिए दिया जाता है। इसके अलावा कोल्ड प्लंज या फिर पूल, तो स्टीम थेरेपी के बाद क्या कर सकते हैं, पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे कोल्ड वाटर पूल में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हार्ट रूम में क्या होगा, वहाँ पे जब हार्ट रूम देंगे तो वहाँ पे वेसोडाइलेशन का आज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कोल्ड वाटर में अगर डिप कराते हैं तो क्या होंगी, जो वहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का आज होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। तो इससे क्या होता है, जो बॉडी होती है वो रिफ्रेश फील करती है। ठीक है, कह सकते हैं एज ए कंट्रास्ट थेरेपी के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनिशियल वेसोडाइलेशन होगा, फिर कोल्ड वाटर अप्लाई करेंगे तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इससे जो वैस्कुलर एक्सरसाइज होगी वो इम्प्रूव होगी और वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शावर एरिया, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान लिया वहाँ पे हम थेरेपी दिए, ठीक है, उसके बाद हम उसको बॉडी वॉश भी करवा सकते हैं, स्टीम और प्लस मसाज के बाद इसको हम वार्म या फिर कह सकते हैं शावर दे सकते हैं। ठीक है, तो वार्म वाटर शावर देंगे क्योंकि वहाँ पे जो सॉप है, फॉर्म है, इसको हटाया जा सकता है और वहाँ पे जो डेड स्किन होगी उसको हम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, और बॉडी पूरी तरह से वहाँ पे क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ हमाम में रहेगा जहाँ पे वार्म और कोल्ड दोनों टाइप के हम शावर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो वहाँ पे स्किन होगी वो भी क्लीन होगी और वहाँ पे थेरेपी को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसके अलावा रेस्टिंग रूम,
तो थेरेपी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को वहाँ पे रेस्टिंग रूम में ले जाएंगे। रेस्टिंग रूम में क्या करेगा, जो कंफर्टेबल बेड वहाँ पे चेयर्स होंगी जहाँ पे पेशेंट आराम कर सकता है और वहाँ पे हर्बल टी या फिर वाटर ले सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को वहाँ पे हम 15 से आधे घंटे के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिलैक्सिंग रूम में ले जाके के रिलैक्स के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो पेशेंट रहेगा उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा, हार्ट रेट होगा, वो भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। और ये कह सकते हैं इसकी कौन सी फेज़ रहती है, रिकवरी फेज़ रहती है, ठीक है। तो ग्रेजुअल कूलिंग और रिहाइड्रेशन के बाद वहाँ पे रेस्ट दे सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें करने से वहाँ पे उसकी जो रिकवरी होगी वो भी फास्ट होगी और वहाँ पे बॉडी भी रिलैक्स होगी, उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगा और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में, इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इसको किया जाता है। सबसे पहले उसको नॉर्मल कोल्ड रूम में ले जाएंगे, नॉर्मल कूल रूम जो रहेगा उसमें ले जाएंगे। उसके बाद वार्म रूम में ले जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बाद क्या करते हैं, उसको हॉट चैम्बर में ले जाते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी 100% रहेगी और उसका टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे उसको एडाप्टेबिलिटी, उसको जैसे जैसे उस पर्सन को ले जाएंगे उसकी एडाप्टेबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पे, और वहाँ पे पेशेंट को कोई अबनॉर्मल कंडीशन पेशेंट को डेवलप नहीं होगी, उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस काज नहीं होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले एंट्री इनटू द फ्रैक्टेरियम रूम। तो इसमें मेनली क्या करेंगे, जो कोल्ड रूम जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, कोल्ड रूम में ले जाएंगे। कूल रूम में क्या करेगा, पेशेंट अपने क्लॉथ चेंज कर सकता है, कुछ समय वहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, हाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे कर सकते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, जिससे क्या होगा, उसकी जो हार्ट रेट होगी, ब्रीदिंग होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे और वो भी मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा थेरेपी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। इसके बाद यूजर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी एडजस्ट ग्रेजुअली, यहाँ पे जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, वहाँ पे बाथ के लिए अपने एनवायरनमेंट के अनुसार वहाँ पे अडाप्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर से सीधे वहाँ पे हार्ट रूम में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टीम में जाएंगी उससे क्या होगी, वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस या फिर डिजीनेस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। तो कुछ मिनट वहाँ पे फ्रैक्टेरियम रूम में रुकने के बाद जो बॉडी होगी वो धीरे धीरे वहाँ पे वार्म इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेजुअली एडाप्टेशन होगा, जिससे वहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा और वहाँ पे जो हीट टॉलरेंस की कैपेसिटी होगी वो भी वहाँ पे इंक्रीज होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसको टेपिडेरियम रूम में ले जाएंगे, फेज मतलब वार्म रूम में उसको ले जाएंगे, ठीक है। पेशेंट इंटर वार्म रूम फॉर 10 to 20 मिनट्स। आप पेशेंट को क्या करेंगे, वहाँ पे दूसरे फेज़ में ले जाएंगे, ठीक है, ट्रांजिशनल फेज जिसको हम कह सकते हैं, उस रूम में वहाँ पे ले जाएंगे। अब यहाँ का टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट की स्किन होगी धीरे धीरे वार्म करना शुरू कर देगी, ठीक। ब्लड वेसल्स डायलेट होना शुरू हो जाएंगी और बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे वहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट हीट है तो बॉडी को वहाँ पे स्टीम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी और वहाँ पे माइल्ड स्वेटिंग बिगेंस, मतलब वहाँ पे स्वेटिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, सो ह्यूमिडिटी भी है, तो इसलिए वहाँ पे धीरे धीरे माइल्ड स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हीट में लाएंगे उसको तो उसकी जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगी तो वहाँ पे स्वेटिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और स्वेटिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो रही क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट है इस कारण से, ठीक है। तो वहाँ पे नेचुरल कूलिंग रिस्पांस को कह सकते हैं अभी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। अब धीरे धीरे जब स्वेटिंग वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या होगी, वहाँ पे इसके अलावा मसल रिलैक्स होने लगेंगी, क्योंकि वार्म वाटर है तो वार्म रूम है तो मसल्स भी धीरे धीरे वहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगी, मसल की टोन कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे टाइटनेस रिड्यूस हो जाएगी और वहाँ पे जो पेशेंट होगा और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, वहाँ पे कार्डियरियम रूम में वहाँ पे ले जाते हैं, कार्डियरियम फेज कह सकते हैं, हॉट या फिर स्टीम रूम, हॉट स्टीम रूम रहता है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये मेन कह सकते हैं रूम रहता है, यहाँ पे
नीचे से हाई हीटेड होते हैं, वहाँ पे जो मार्बल्स होते हैं स्लैब प्रेजेंट रहते हैं वो नीचे से हीटेड रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ओवरऑल बॉडी पे एक समान वहाँ पे वार्म करेगा बॉडी को, ठीक है। और इसके अलावा मसाज है, स्क्रबिंग है, ये भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, ठीक है, जिससे वहाँ पे यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा प्लस डीप रिलैक्सेशन होगा और वहाँ पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट बढ़िया रहेगा। हाई ह्यूमिडिटी माइल्ड हीट इंड्यूसेस हैवी स्वेटिंग, तो अब वहाँ पे क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी भी हाई है और वहाँ पे टेम्परेचर भी मॉडरेट है। मॉडरेट क्या मतलब 40 to 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, वहाँ पे अब जब हाई ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर भी कह सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया टेम्परेचर तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी 80 to 100% रहेगी। अब स्वेट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे। स्किन के पोर्स भी ओपन हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा और वहाँ पे बॉडी रिलैक्स होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स होंगी, जॉइंट्स होंगी, उसमें स्टिफनेस रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट भी कंफर्टेबल फील करेगा और वहाँ पे स्वेटिंग भी इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो ये थेरेपी हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद ऑप्शनल थेरेपी के। ऑप्शनल थेरेपी में मतलब क्या होता है, ऑप्शनल थेरेपी का मतलब होता है मेन स्टीम थेरेपी देने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, डीप स्किन क्लीन के लिए या फिर मसल्स रिलैक्सेशन, ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले है स्क्रबिंग मसाज, जिसको कैसे कहते हैं, तो इसमें मैंने बताया था अ रफ मिट इज यूज्ड एक्सफोलिएटिव स्किन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे नाम के कह सकते हैं, रफ एक्सफोलिएटिव मिट्स रहता है, जिसको खुरदरा दस्ताना भी कह सकते हो, इसका यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, वहाँ पे स्किन की सफाई की जाती है। जो स्किन होगी जब उसको हम स्टीम बाद देंगे तब क्या हो जाती है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो उस जो कैसे है उसके थ्रू कैसे मिट है, इससे क्या करेंगे, स्किन को जेंटली वहाँ पे रब करेंगे, ठीक है। आप जब रब करेंगे तो जो डेड स्किन होगी वो धीरे धीरे वहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा जो सरफेस डेट है या फिर एक्सेस ऑयल हो वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे मैकेनिकल एक्सफोलिएटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किन प्लस कैसे स्क्रबिंग से क्या होगा, वहाँ पे इफेक्टिव एक्सफोलिएशन की कंडीशन डेवलप होती है। इसके अलावा रिमूव्स डेड स्किन एंड सेल्स, डेड स्किन सेल्स एंड ओपन स्पोर। आप जो कैसे मसाज करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग से वहाँ पे डेड जो एपिडर्मल सेल्स रहती हैं वो रिमूव हो जाएंगी और जो ब्लॉक पोर होंगे वो भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है। स्किन स्मूथ और फ्रेश वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन भी कह सकते हैं इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पे हॉट वाटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये दे सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म मसाज भी दे सकते हैं। फॉर्म मसाज में क्या होगा, वार्म सॉफ्ट फॉर्म इज अप्लाइड एंड सॉफ्ट मसाज इज परफॉर्म। तो वहाँ पे जो वार्म सॉफ्ट फॉर्म है उसको लगा करके पूरी बॉडी पे वहाँ पे जेंटल कह सकते हैं मसाज दी जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम वार्म सॉफ्ट फॉर्म वहाँ पे लगाएंगे, पूरे बॉडी पे अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जो मसल्स होंगी वो रिलैक्स होगी। जब हम जेंटल मसाज देंगे तब क्या होगा, वहाँ पे मसल्स रिलैक्स होंगी, स्किन क्लीन होगी और सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसके अलावा डीप रिलैक्सेशन एंड क्लीनिंग, ठीक। तो जो फॉर्म मसाज हम देंगे इससे क्या होगा, वहाँ पे डीप रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। और बॉडी भी क्लीन होगी, क्योंकि वहाँ पे स्किन के पोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब डीप रिलैक्सेशन इसलिए होगा क्योंकि मसाज के कारण क्या होगा, हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है प्लस जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो रिलैक्स होगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो भी रिड्यूस होगी, मसल टेंशन भी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो सॉफ्ट फॉर्म इसीलिए दिया जाता है कि वहाँ पे जो डेट है, स्वेट है या जो एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव किया जाए और वहाँ पे जो स्किन है उस स्किन को वहाँ पे क्लीन किया जाए, ठीक है। तो मसाज रिलैक्स से क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी है वो क्लीन होगी और वहाँ पे स्किन के पोर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैम्पू एंड बॉडी वॉश की। तो शैम्पू एंड बॉडी वॉश ये भी क्या करेंगे, मसाज के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे वार्म वाटर से बॉडी और हेयर को हम वहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल जो हमाम रहेगा उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिन जिसको हम कुरना कहते हैं, मैं उसमें वार्म वाटर
वो रहता है, तो उसी से क्या किया जाता है, सॉफ्ट फॉर्म को हटाया जाता है बॉडी की, और वहाँ पे हेयर शैम्पू का यूज़ करके वहाँ पे बॉडी को रिंस किया जाता है। इससे वहाँ पे जो पेशेंट फ्रेश फील करेगा और वहाँ पे जो रेसिडुअल साफ होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी, ठीक है, और स्किन क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो वार्म वाटर रहेगा, रिंसिंग कंप्लीट क्या करेगा, वहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस को करता है और वहाँ पे प्रिपेयर होती है बॉडी फॉर रेस्टिंग फेज के लिए प्रिपेयर करेगी बॉडी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे हम कोल्ड अब हार्ट स्टीम थेरेपी देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन देंगे, जिससे क्या हो, जो बॉडी हो टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाए और वहाँ पे सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाए। तो आफ्टर हीट एक्सपोजर यूजेज में टेक, तो क्या करेंगे, वहाँ पे क्या क्या कर सकता है, जब वहाँ पे जो स्टीम बाथ देंगे, स्टीम रूम से जब बाहर आएगा तो वहाँ पे क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट होंगी, स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड हो गई होगी, और वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन यूज करेंगे, जिससे जो बॉडी हो नॉर्मली अपनी रिलैक्स स्टेज में आ जाए, अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो इसमें हम क्या देंगे, कोल्ड शावर दे सकते हैं। कोल्ड शावर से क्या होगा, वहाँ पे जो स्किन का टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस होगा, ब्लड वेसल्स वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होंगी और वहाँ पे बॉडी फ्रेश फील करेगी, ठीक है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस होगा, ठीक है। तो बॉडी की जो वहाँ पे हीट रिड्यूस होगी और वहाँ पे बॉडी कोल्ड फील करेगी। इसके अलावा माइल्डली कोल्ड बाथ, तो कुछ हमाम में क्या करेंगे, जो पर्सन रहेगा उसको हम माइल्ड कोल्ड वाटर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर नहीं यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, जो बॉडी होगी धीरे धीरे वहाँ पे कूल हो जाएगी, और अगर वहाँ पे जो सडन टेम्परेचर शॉक की कंडीशन डेवलप नहीं होगी। अगर वहाँ पे हम कोल्ड वाटर बहुत लो टेम्परेचर रखेंगे तो सडन शॉक लग सकता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहते हैं, धीरे कह सकते हैं माइल्ड कोल्ड बाथ का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, हार्ट पे जो हार्ट रहेगा हमारा, हार्ट पे स्ट्रेस भी कम पड़ेगी और वहाँ पे सडन शॉक भी नहीं लगेगी, ठीक है, बॉडी धीरे धीरे कूल होगी, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड स्प्लैश की स्प्लैश भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ कोल्ड स्प्लैश से वहाँ पे जो फेस है या फिर नेक है, चेस्ट है, होल बॉडी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुरंत फ्रेशनेस फील करेगा, हीट को भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेज इसके बाद आती है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, पेशेंट जो होगा पहले वार्म रूम से वहाँ पे आएगा, कूल रूम में आएगा, ठीक है। तो पेशेंट जब वार्म रूम या कूल रूम में वहाँ पे आएगा, इसके बाद क्या होगा, जब दोनों रूम में क्या होगा, उसकी जो हार्ट रेट रहती धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी जब कोल्ड रूम में आएगा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी वहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगता है, स्टेबल होने लगता है, ठीक है। स्वेटिंग भी स्वेटिंग भी कम हो जाएगी, और स्वेटिंग भी कम से कम वहाँ पे होगी, और वहाँ पे जो बॉडी की रिकवरी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो उसके बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे वो भी वहाँ नॉर्मल होने लगेंगे, ठीक है। वहाँ पे कह सकते हैं उसकी बॉडी रिलैक्स स्टेट में आ जाएगी, फिजियोलॉजिकल स्टेट में वापस आ जाएगी, ठीक है। और पेशेंट को कह सकते हैं जल्दी से वहाँ पे बात को बीच में छोड़कर बाहर आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सडन उसको एक्सपोजर लगने से वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन इज एडवाइज्ड टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस। तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे वाटर या हर्बल टी पीने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था स्टीम बाथ जब दी जाती है तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड होती है, जिससे जो उसका वाटर होता है वो लॉस हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉस होने के कारण वहाँ पे जो बॉडी का वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब हम हाइड्रेशन देंगे तो वहाँ पे पेशेंट वहाँ पे जो डिहाइड्रेशन होगा वो भी नहीं होगा, और ब्लड वॉल्यूम भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, रिकवरी फास्ट हो जाएगी, इसलिए उसको दिया जाता है। अब जब ये टोटल ड्यूरेशन की बात की जाए, कितना टाइम लगता है कंप्लीट प्रोसीजर करने में, तो पूरा तुर्किश बाथ थेरेपी देने में अप्रॉक्स वही 45 से 90 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइम दिया जाता है। फ्रेगडेरियम रूम हो गया, टेपेडेरियम रूम हो गया, कार्डेरियम रूम हो गया, तो ये अलग अलग होते हैं, इसमें रखते हैं। इसके बाद मसाज या स्क्रबिंग दी जाती है, कोल्ड एप्लीकेशन दिया जाता है, इसके बाद रेस्टिंग फेज के लिए बोला जाता है। तो अप्रॉक्स वही टोटल टाइम की बात करें तो 45 to 90 मिनट अप्रॉक्स लग जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी टॉलरेंस की कैपेसिटी कितनी है, तो उसके अनुसार कह सकते हैं उसका जो टाइम है
कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर सभी में क्या करेंगे 45 टू 90 मिनट ही टाइम देंगे, लेकिन अप्रॉक्स जो हेल्दी पर्सन रहेगा, मतलब जो ज़्यादा कह सकते हैं ओल्ड एज पेशेंट नहीं होगा, चाइल्ड नहीं होगा, उस कंडीशन में नॉर्मल एडल्ट पर्सन में हम क्या करेंगे अप्रॉक्स 45 से 90 मिनट एक्सपोजर दिया जाता है। इतने टाइम में वहाँ पे थेरेपी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा वहाँ पे जो उसको थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी मिलेगा और ओवरऑल कह सकते हैं ओवर हीटिंग से भी वो बचा रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका प्रोसीजर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्या क्या पड़ता है अलग अलग सिस्टम पे। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।